नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं। जो राजस्थान में अभी चल रहा है उसकी वर्तमान स्थिति पे चर्चा करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो क्या रहा है कि अशोक गहलोत अब जो है जनता को भ्रमित करने के प्रयास में है। वो सोच रहे हैं कि किसी तरह ये इनके प्रकार जनता के मन में एक इमोशनली एक सिंपैथी उनके मन में गेन किया जा सकता है जा सके कांग्रेस के लिए, ताकि कांग्रेस को अगर चुनाव में जाना पड़े तो वो इमोशनली उस कार्ड को खेल सके। अब वो राज्यपाल पर भी दोषारोपण करने में लगे हैं कि राज्यपाल बहाने बना रहे हैं, विधानसभा की कार्रवाई को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ताकि विधानसभा को न बुलाया जा सके और किसी तरह को भाजपा को सहायता मिले, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अशोक गहलोत है वो नियमों के विरुद्ध जाके ये सब कार्य कर रहे हैं। उनको ही पता है कि उनके पास अभी नंबर नहीं है। उन्होंने कैबिनेट बैठकें बुलाई, लेकिन उस कैबिनेट बैठक में असेंबली बुलाने का क्लियर प्रस्ताव नहीं था, जिस पर राज्यपाल ने भी आपत्तियां जताई और उन्होंने 6 सवाल दागे हैं। उन 6 सवालों पर ही आज हम ये वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो में उन 6 सवालों के बारे में विस्तार से चर्चा। कल जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया कि जो स्पीकर ने सचिन पायलट गुट के विधायकों को बर्खास्त किया था, उन्होंने हाईकोर्ट ने कहा कि ये बर्खास्तगी का फैसला गलत है। तो उसके बाद ही तुरंत अशोक गहलोत राज्यपाल से मिलने गए और उन्होंने कहा कि उन्हें असेंबली बुलानी है। तो राज्यपाल ने उन्हें तुरंत मना कर दिया और वो सीधे मीडिया में आके ये कहने लगे कि राज्यपाल बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि असेंबली बुलाया जाए। लेकिन हकीकत दूसरी है। शुक्रवार रात को जब राज्यपाल ने अपने यहाँ से एक प्रेस नोट निकाला, उसमें साफ साफ हो गया कि मामला क्या है। तो प्रेस नोट में पहला चीज़ क्या लिखा था, उसमें ये लिखा था कि जो मुख्यमंत्री प्रस्ताव लेके आए थे उसमें कैबिनेट में ऐसा कोई चर्चा ही नहीं हुआ था कि असेंबली बुलाया जाए। अब राज्यपाल के भी कुछ दायरे होते हैं। राज्यपाल भी जो कैबिनेट के प्रस्ताव होते हैं उसी पर ही अपनी सहमति दे सकते हैं। तो जो कैबिनेट मीटिंग मुख्यमंत्री ने किया था उसमें असेंबली बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं था और उस प्रस्ताव को कैबिनेट से पारित नहीं किया गया था। तो पहला प्रश्न राज्यपाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यही पूछा कि ऐसा कोई प्रस्ताव कहाँ से पारित हुआ है और वो कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित है कि नहीं। पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये कब बुलाया जाएगा। उन्हें उसमें ये भी सवाल लागे हैं कि ये जो बैठक है वो ये असेंबली बुलाई जाएगी, वो कब बुलाई जाएगी। और तीसरी चीज़ इसमें ये भी था पहले प्रश्न में ही कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र जहाँ पे कई सारे एमएलए भी कोरोना वायरस से ग्रसित है, तो असेंबली में बैठने की व्यवस्था क्या होगी और किस तरह से ये बैठक बुलाई जाएगी। दूसरा प्रश्न ये था कि असेंबली को इतनी जल्दी बुलाने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया। आमतौर पे होता है कि असेंबली को जब बुलाया जाता है उसके पहले 21 दिन पहले नोटिस दिया जाता है और सभी विधायकों को नोटिस पहुंच जाता है। लेकिन गहलोत की जो सरकार है वो चाहती है कि तुरंत असेंबली बुलाया जाए। तो राज्यपाल ने ये पूछा कि अगर इतनी जल्दी असेंबली बुलाना चाहते हैं तो उसके का एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए, क्या कारण है कि उसको इतनी जल्दी बुलाया जा रहा है। तो इसके लिए भी एक जस्टिफिकेशन लेटर भी उन्होंने मांगा है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात गवर्नर साहब ने कही है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि एमएलए जो है उनके जो फ्री मूवमेंट का ध्यान रखा जाए, उनके ऊपर कोई प्रकार दबाव ना हो, उनके स्वतंत्रता पर और उनके आने जाने के ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और किसी भी एमएलए पर दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। चौथी बात जो उन्होंने जो फोकस देके कही है कि यह है कि कुछ एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तो राज्यपाल ने जानना चाहा है कि जो विधानसभा में प्रस्ताव बुलाया जा रहा है और जो अग्रिम विधानसभा बुलाई जा रही है, क्या उनको इस बात का अंदाज़ा है कि कुछ एमएलए पर डिस्क्वालिफिकेशन का मामला चल रहा है, और अगर डिस्क्वालिफिकेशन का मामला चलता है तो वो इन केसों को किस ध्यान से देखते हैं और इस जो विधानसभा बुलाई जाएगी उसमें इन लोगों का क्या भूमिका रहेगी। पांचवा, उन्होंने राज्य सरकार से ये आग्रह किया है कि जो भी कार्रवाई की जाए उसमें कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को ध्यान में रखते हुए किया जाए, उसके दायरे के बाहर जाके न किया जाए, कोई भी असंवैधानिक कार्य सरकार के द्वारा न की जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यदि
राज्य सरकार बहुमत में है तो उनको असेंबली में बुलाने की आवश्यकता क्या है और बहुमत परीक्षण करने की आवश्यकता ही क्या है। तो राज्यपाल का इशारा साफ है कि अगर कोई भी कार्य गलत सरकार जो असंवैधानिक रूप से कर रही है तो उसका पूरा जस्टिफिकेशन राज्यपाल को दिया जाए कि वो इस तरह के गतिविधि को कर क्यों रहे हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ़ है, गहलोत सरकार अल्पमत में है, उनके साथ विधायक नहीं है। वो 1 महीने से लोगों को घुमा रहे हैं और ये दावा किए जा रहे हैं कि बहुमत उनके साथ है, विधायक उनके साथ है। लेकिन अंदर की बात उन्हें भी ये पता है कि ज़्यादातर विधायक जो 18 से 24 विधायक हो सकते हैं, वो सचिन पायलट के साथ जा चुके हैं और उनका जो असेंबली में अपना बहुमत है, वो अब नहीं रहा है। सरकार अल्पमत में आ चुकी है और अब उनको जाना ही पड़ेगा। इसलिए वो जनता के बीच एक सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं और कांग्रेस को फिर से चुनाव में जाना पड़ता है तो वो एक सिंपैथी लेके जाएंगे जनता के बीच में कि देखो मेरे साथ अन्याय हुआ है और फिर से आप वोट दीजिए। और इसी सिंपैथी की वजह से वो नानान प्रकार के झूठ का सहारा ले रहे हैं। एक तरफ राजस्थान कोरोना से मार से झेल रहा है और आर्थिक गतिविधियां भी ठप पड़ी हुई है, उस समय राजस्थान की सरकार का ध्यान जनता की तरफ ना होकर अपने सरकार के बीच अपनी जो खींचतान चल रही है उस पर ज़्यादा ध्यान है। और इसी वजह से सचिन पायलट जैसे युवा नेता जो जिनके दम पर राजस्थान में सरकार बना उनको नाराज़गी हुई और वो बाहर चले गए। ये चीज़ सिर्फ अशोक गहलोत के खिलाफ ही नहीं है, ये कांग्रेस के हाईकमान के खिलाफ ही है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस में का कल्चर क्या है, वो किस तरह से अपने युवा नेता और उनको किस तरह से व्यवहार करते हैं। अगर कोई नेता ज़मीन से उठकर ऊपर की तरफ आता है तो कांग्रेस उसे किस तरह से दबाने और उसे बर्बाद करने का प्रयास करता है, ये इसका साफ उदाहरण है। और इसी उदाहरण के चलते अब हम देख सकते हैं कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद सचिन पायलट को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार जाने वाली है और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ जनता को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। जय हिंद, वंदे मातरम।